अब वेनेजुएला के तट के पास 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए जा रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब जवाब में पूरे देश में सैन्य भर्ती का आह्वान कर रहे हैं और अपने लाखों सैनिकों को तैनात करने की कसम खा रहे हैं। सैकड़ों वेनेजुएला वासी राष्ट्रपति मादुरो की मिलिशिया में शामिल होने के आह्वान का जवाब दे रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया है। यह सब राष्ट्रपति ट्रंप की लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टेल्स से मुकाबला करने की योजना का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध अब अनिवार्य सा लगने लगा है, और अगर यह युद्ध छिड़ता है तो यह आसानी से इस दशक का सबसे बड़ा और सबसे घातक संघर्ष बन सकता है। ट्रंप ने 3 आर्ली बर्ग क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 1 परमाणु अटैक पनडुब्बी और 3 उभयचर हमला जहाज, जिनमें 4,500 अमेरिकी सैनिक और करीब 2,200 मरीन शामिल हैं, तैनात कर दिए हैं। अब वे वेनेजुएला के कैरेबियन तट के पास तैनात हैं। जवाबी कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राज्य टीवी पर देशवासियों से लामबंद होने की अपील की। न सिर्फ कुछ हजार सैनिक, न ही सिर्फ कुछ लाख सैनिक। उन्होंने दावा किया कि वे बोलिवेरियन मिलिशिया के 45 मिलियन नागरिक सदस्यों को हथियारबंद कर देंगे। हाँ, आपने सही सुना है ना, 4.5 करोड़ लोग, जो वेनेजुएला की पूरी आबादी का लगभग 15% है, कथित तौर पर लड़ने और मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। वह इसे एक विशेष योजना कह रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला के हर इंच को देशभक्त लड़ाकों से भरना है, समुद्र तटों से लेकर जंगलों तक, जो राइफल और यहाँ तक कि मिसाइलों से भी लैस होंगे। और अगर संदर्भ में देखें तो 3.5 साल की पूरी जंग में रूस ने थोड़ा सा ही 1 मिलियन से ज्यादा सैनिकों को जुटाया है। वेनेजुएला युद्ध शुरू होने से पहले ही दावा कर रहा है कि वह 3 गुना ज्यादा सैनिक जुटाएगा। मादुरो सरकार ने सभी नागरिक ड्रोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि 2018 में मादुरो एक हत्या के प्रयास से बच गए थे, जब एक विस्फोटक से भरा ड्रोन उनके पास एक सैन्य परेड के दौरान फट गया था। ड्रोन के मामले में अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत सेना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काराकास किस बात को लेकर चिंतित है। अगर मामला बढ़ा तो ड्रोन हमले लड़ाई का हिस्सा होंगे। लेकिन आखिरकार इन दोनों देशों के बीच इस समय इतनी जबरदस्त टक्कर क्यों हो रही है? असल में बात आती है नशे की तस्करी, दशकों पुरानी दुश्मनी और हाँ, बहुत सारा तेल। लेकिन चलिए सबसे अजीब तथ्य से शुरू करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के सिर पर सचमुच इनाम रखा गया है, और वो भी कोई आम इनाम नहीं। यह अब तक अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित सबसे बड़ा सार्वजनिक इनाम है। वॉशिंगटन ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की सूचना पर $50 मिलियन इनाम घोषित किया है। तुलना करें तो 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन पर सिर्फ $25 मिलियन का इनाम था, यानी इसका आधा। वॉशिंगटन के मुताबिक मादुरो दुनिया के सबसे बड़े या सबसे बड़े नार्को तस्करों में हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि वह ड्रग कार्टेल्स के साथ फेंटानिल युक्त कोकीन अमेरिका ला रहे हैं। देखिए, कोकीन एक उत्तेजक है। यह दिमाग में डोपामिन की बाढ़ ला देती है, जिससे अचानक खुशी, आत्मविश्वास और ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन फेंटानिल, यह इसका उल्टा है। यह एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो हीरोइन से लगभग 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 2 मिलीग्राम, जितना पेंसिल की नोक पर आ सकता है, एक स्वस्थ वयस्क को मार सकता है। कोकीन शरीर को उत्तेजित करती है, फेंटानिल उसे शांत करता है। दोनों मिले तो शरीर भ्रमित हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फेफड़े धीमे हो जाते हैं, दिमाग सही से काम नहीं करता और फिर कुछ ही मिनटों में सांस लेना बंद हो जाता है। इसीलिए कई ओवरडोज पारंपरिक ओवरडोज नहीं बल्कि हत्या होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे कोकीन ले रहे हैं, लेकिन असल में वे फेंटानिल की खतरनाक मात्रा ले लेते हैं जो उसमें छुपी होती है। ये बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि फेंटानिल बनाना सस्ता है। कार्टेल और सड़क पर ड्रग बेचने वाले इसे कोकीन, हेरोइन, यहाँ तक कि नकली गोलियों में भी मिला देते हैं, क्योंकि हर माइक्रोग्राम से उनकी सप्लाई बढ़ती है और मुनाफा भी। उन्हें खतरा पता है, जान लेने में क्या लगता है जानते हैं, पर उनके लिए ये सिर्फ कुछ पैसे हैं। ड्रग ओवरडोज अमेरिका में पहले ही मौत के प्रमुख कारणों में था, जो हर साल हजारों लोगों की जान लेता था। फेंटानिल ने महामारी को और खतरनाक बना दिया है। वेनेजुएला के कार्टेल इसे रासायनिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर मौतों से मुनाफा कमा रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप इस लड़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनके लिए नशीले पदार्थ, खासकर फेंटानिल और कोकीन, वे खामोश हथियार हैं जो अमेरिकी समुदायों को बर्बाद कर रहे हैं।
जनवरी में ऑफिस लौटते ही उन्होंने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिससे कार्टेल्स को अल-कायदा या ISIS जैसी कानूनी श्रेणी में रखा गया। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को लैटिन अमेरिका के हिंसक कार्टेल्स और गैंग्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का निर्देश दिया। कार्टेल्स को आतंकवादी घोषित करने से अमेरिका को उनके खिलाफ अपनी सेना व खुफिया एजेंसियां सीधे इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। समर्थन करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना इन कार्टेल्स पर कहीं भी आधिकारिक कार्रवाई कर सकती है, चाहे वे मेक्सिको या वेनेजुएला में हों। फरवरी तक पश्चिमी गोलार्ध के 8 आपराधिक संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसमें मेक्सिको के कुख्यात सिनालोआ और जलिस्को कार्टेल्स हैं। एल साल्वाडोर का MS-13 गैंग और वेनेजुएला का त्रेंदे अरागुआ। वॉशिंगटन को वेनेजुएला के तस्कर सबसे बड़ी समस्या लगते हैं। दशकों से अमेरिकी अधिकारियों ने काराकास को उसके क्षेत्र से गुजरने वाली ड्रग्स की तस्करी के पैमाने के बारे में चेतावनी दी है, और फिर भी हर साल यह केवल और भी खराब होता गया है। तो इस अगस्त में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने मादुरो पर इनाम को बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास सबूत हैं कि वह वेनेजुएला के अपने सैन्य नियंत्रित ड्रग कार्टेल, जिसे कार्टेल डे ला सोलास या कार्टेल ऑफ द सन से कहा जाता है, और साथ ही मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के साथ सक्रिय रूप से मिली भगत कर रहे हैं। इन दोनों पर अमेरिका में फेंटानिल कोकीन लाने का आरोप है। अब वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और मरीन दिख रहे हैं। पेंटागन इस नए नौसैनिक जमावड़े को काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन इसमें कोई गलती न करें, यह सिर्फ कार्टेल्स के लिए ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी एक गंभीर शक्ति प्रदर्शन है जो गुप्त रूप से उनका समर्थन करते हैं। वे युद्धपोत सिर्फ तस्करों की नावों को रोकने के लिए ही नहीं हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर सकते हैं, खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और अगर आदेश मिले तो समुद्र से सटीक हमले भी कर सकते हैं। अमेरिका मादुरो पर हर तरफ से दबाव बना रहा है। किसी नेता के सिर पर इतनी बड़ी रकम का इनाम उसे अंतर्राष्ट्रीय बदनामी और अपने घेरे में शक डर का माहौल देता है। कौन वफादार है? करोड़ों के लालच में कौन आ सकता है? क्या कोई जनरल या बॉडीगार्ड भी उसके खिलाफ हो सकता है? इस तरह का शक और डर किसी भी शासन को अंदर से खोखला कर देता है। 2020 में वॉशिंगटन ने मादुरो पर नशा तस्करी का आरोप लगाया। उन्होंने टीवी पर इसे हंसी में उड़ा दिया, कहा कि ये आरोप मुझे हंसाते हैं और इन्हें सत्ता परिवर्तन का बहाना बताकर खारिज कर दिया। लेकिन असल बात तो यही है, ये सत्ता परिवर्तन के बारे में ही है। 2013 से मादुरो ने धांधली वाले चुनावों के जरिए सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और लगभग हर विपक्षी नेता को जो उन्हें चुनौती दे सकता था या तो बैन कर दिया, जेल में डाल दिया या देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन वॉशिंगटन और काराकास के बीच कड़वाहट मादुरो से आगे जाती है। वो अचानक कहीं से नहीं आ गए। वो ह्यूगो चावेज के चुने हुए उत्तराधिकारी थे जो 1999 में सत्ता में आए एक कट्टर समाजवादी थे। चावेज ने खुद को 21वीं सदी के एंटी अमेरिकन क्रांतिकारी के रूप में पेश किया। 2006 में वो संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश पर बोले। क्या आप जानते हैं बुश ने एक दिन पहले क्या कहा था? उनकी स्पीच का चावेज से कोई संबंध नहीं था। यह सभ्यता बनाम आतंक की बात थी। एकजुटता की अपील थी आतंक फैलाने वालों के खिलाफ। यह वही 11 सितंबर के बाद वाला बुश का सामान्य संदेश था, लेकिन चावेज को लगा कि बुश उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। 1999 में सत्ता में आते ही चावेज ने खुद को दक्षिण अमेरिका के मुक्तिदाता सिमोन बोलीवर का उत्तराधिकारी कहा। उन्होंने अमेरिका को आधुनिक साम्राज्य बताया जो लैटिन देशों में दखल देता है। लगभग तुरंत ही उनकी बोलिवेरियन क्रांति का टकराव अमेरिकी तेल हितों से हो गया। याद रखें, वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं। चावेज जानते थे कि इससे उन्हें कितनी ताकत मिलती है। उन्होंने पेट्रो डॉलर के अरबों रुपए सामाजिक कार्यक्रमों में लगा दिए, जिससे वेनेजुएला के गरीबों के बीच उन्हें असली लोकप्रियता मिली। लेकिन उन्होंने तेल को एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे छूट पर साथियों को बेचकर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाया और मुनाफा अमेरिका विरोधी गुटों को दिया। उन्होंने फिदेल कास्त्रो के क्यूबा, ईरान, रूस और सद्दाम हुसैन के इराक से संबंध जानबूझकर मजबूत किए, जब इराक अमेरिका का बड़ा दुश्मन था। अगर आप महाशक्ति के हितों को छेड़ते हैं तो वे जवाब देंगे। अमेरिका ने भी यही किया। 2002 में उन्होंने तख्तापलट की कोशिश झेली और बुश प्रशासन पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि वॉशिंगटन ने सीधा रोल नकारा। अमेरिकी अधिकारियों ने तख्तापलट की साजिशकर्ताओं से पहले ही मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस ने चावेज की अस्थायी सत्ता से बेदखली का स्वागत किया, लेकिन वॉशिंगटन की समस्या थी कि चावेज हमेशा नहीं गए। सिर्फ 2 दिन बाद जब भारी सड़क प्रदर्शन हुआ और सेना में वफादार लोग उनके समर्थन में आ गए, तो वह फिर से राष्ट्रपति भवन में लौट आए।
पहले से भी ज्यादा गुस्से में और पहले से ज्यादा विश्वास के साथ उस पल से लेकर अपनी पूरी राष्ट्रपति अवधि तक चावेज ने लगभग हर समस्या के लिए, चाहे वो आर्थिक अराजकता हो या सड़कों पर प्रदर्शन, अमेरिकी साम्राज्यवाद को दोषी ठहराया। यह उनका ढाल था, उनका नारा था और उनकी बोलिवेरियन क्रांति की रीढ़ थी। अमेरिका के अफगानिस्तान व इराक पर हमले के बाद चावेज ने रणनीति कड़ी की। उन्होंने बुश का मजाक उड़ाया, मिस्टर डेंजर कहा और वॉशिंगटन पर लोकतंत्र के नाम पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में वॉशिंगटन ने वेनेजुएला को समस्या राज्य माना। 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला को हथियार बेचना बंद कर दिया क्योंकि उसने आतंकवाद और मादक पदार्थ विरोधी सहयोग से इनकार किया। 2006 में, उसी साल जब चावेज ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी कुख्यात शैतान वाली स्पीच दी थी, स्टेट डिपार्टमेंट ने आधिकारिक रूप से वेनेजुएला को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल देश घोषित कर दिया। इस तरह प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद दोनों देशों के बीच कटुता कभी भी वास्तव में कम नहीं हुई। तो जब 2013 में निकोलस मादुरो ने चावेज की कैंसर से मौत के बाद सत्ता संभाली, तब तक वेनेजुएला पहले ही अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर था। ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने 2015 में वेनेजुएला के अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के चलते लक्षित प्रतिबंध लगाए। ओबामा ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, जो सख्त कार्रवाई के लिए जरूरी था। फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल, जिसने अमेरिका वेनेजुएला टकराव को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने मादुरो को तानाशाह कहा और आज भी ऐसा ही कहते हैं। उन्होंने 2018 में मादुरो के विवादित पुनः चुनाव को मान्यता देने से इनकार किया, जिसे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कहा गया। और जनवरी 2019 में जब मादुरो ने खुद को एक और कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई, तो वॉशिंगटन ने आधिकारिक रूप से विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला के वैध अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। वॉशिंगटन ने ग्वाइडो का पूरा समर्थन किया, जो कांग्रेस के युवा प्रमुख थे और जिन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था। 50 से अधिक देशों ने जल्दी ही अमेरिका का अनुसरण किया। यह मादुरो को वैधता से वंचित करने और उनकी सरकार को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने का अभूतपूर्व कूटनीतिक प्रयास था। व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि दबाव वेनेजुएला के सड़कों पर हो रहे विरोध और चरमराती अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर मादुरो को बाहर कर देगा। और एक क्षण के लिए अप्रैल 2019 में ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। गुआइडो और कुछ विद्रोही अधिकारियों ने कराकास में सैन्य विद्रोह भड़काने की कोशिश की। टैंक सड़कों पर आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ तनावपूर्ण घंटों के लिए ऐसा लगा कि तख्ता पलट आखिरकार उसे बाहर कर देगा। लेकिन शीर्ष सैन्य अधिकारी आखिरकार मादुरो के प्रति वफादार रहे और रात होते होते यह प्रयास विफल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई लोग सीधे सैन्य हस्तक्षेप चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने उसे रोक दिया। लेकिन उन्होंने इसकी जगह आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। 2019 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़ी पाबंदियां लगाईं, जिनमें सबसे सख्त उसके तेल पर प्रतिबंध था। वॉशिंगटन ने वेनेजुएला की अमेरिका स्थित सहायक कंपनी तेल कंपनी सिटगो को फ्रीज कर दिया और मादुरो की उसकी आमदनी तक पहुंच रोक दी। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के कच्चे तेल के व्यापार से भी रोक दिया। मित्र देशों पर भी यही दबाव डाला गया। एक ही रात में वेनेजुएला ने अपना सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका खो दिया और डॉलर में व्यापार करना कठिन हो गया। इस बार उद्देश्य था शासन को धन से वंचित कर मादुरो को हटने को मजबूर करना। यह दबाव असरदार रहा। वेनेजुएला की पहले से ही सिकुड़ती अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिरावट में चली गई। 2020 तक लाखों वेनेजुएलावासी भाग चुके थे, जो लैटिन अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट था। महंगाई, खाने की कमी, बिजली कटौती, देश बिखर रहा था। फिर भी मादुरो जनरलों की वफादारी और रूस, चीन, ईरान, क्यूबा की मदद से बच गए, जिन्होंने उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों से बचना सिखाया। गुप्त तेल शिपमेंट्स, छुपी सोने की बिक्री और बैकडोर वित्तीय योजनाओं से शासन जिंदा रहा, जबकि आम वेनेजुएलावासी इसकी कीमत चुका रहे थे। निराश होकर ट्रंप की टीम ने सख्त कदम उठाए। मार्च 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने राष्ट्रपति मादुरो और वेनेजुएला के कई शीर्ष अधिकारियों पर नार्को आतंकवाद के आरोप लगाए। विदेश विभाग ने मादुरो की गिरफ्तारी या सजा दिलाने वाली जानकारी के लिए $15 मिलियन का इनाम घोषित किया। वॉशिंगटन ने पहली बार पश्चिमी गोलार्ध के किसी राष्ट्राध्यक्ष पर आधिकारिक इनाम रखा, जो वेनेजुएला के लोगों को अवास्तविक लगा। अब अमेरिकी अदालतों ने मौजूदा राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित किया। इतिहास में वॉशिंगटन ने पहले सिर्फ 1980 के दशक में पनामा के मैनुएल नोरिएगा के खिलाफ ऐसा किया था। उस मामले में अमेरिका ने आक्रमण किया था।
ट्रंप ने सैन्य योजनाकारों से नौसैनिक नाकाबंदी की संभावना पूछी थी। अप्रैल 2020 में अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में बड़ा मादक पदार्थ विरोधी अभियान शुरू किया। नेवी डिस्ट्रॉयर्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम निगरानी विमान, कोस्ट गार्ड कट्टर और हेलीकॉप्टर साउदर्न कमांड के तहत तैनात थे। कुछ हफ्तों में पेंटागन ने 100 मीट्रिक टन से ज्यादा कोकीन और मारिजुआना जब्त की। करीब 1000 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और अनुमानित $3 अरब की आमदनी कार्टेल और मादुरो के करीबी लोगों से छीन ली गई। कई हफ्तों की तनावपूर्ण गश्तों और खुफिया अभियानों के बाद शक्ति प्रदर्शन धीमा हो गया। जहाज फिर तैनात हुए, संसाधन वापस बुलाए गए। फिर जब सब शांत था, मई 2020 में ऑपरेशन गिदेओन हुआ। कुछ बातें सुनने में ही पागलपन लगती हैं, बताने लायक नहीं। अगर आपको लगता है कि एआई नौकरियों, उद्योगों, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी कहते हैं कि वे नियोक्ताओं द्वारा निर्णय लेने में एआई के इस्तेमाल को लेकर बहुत या कुछ हद तक चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग चिंता करते हैं कि एआई से उनकी नौकरी जा सकती है। विशेषज्ञ सहमत हैं कि 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए हमने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे की सच्चाई समझाता है, और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी कैसे तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोडर बनने या अगला चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बनाने के बारे में नहीं है। ये समझने की बात है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रहा है, असली फायदा कहाँ है और आम लोग अभी इसका इस्तेमाल करके कैसे सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या विकल्प हैं, तो वो वीडियो यहाँ YouTube पर देखें। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करें। मई की शुरुआत में करीब 60 वेनेजुएलन असंतुष्ट और कुछ अमेरिकी पूर्व सैनिक समुद्र के रास्ते वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को पकड़ना चाहते थे। इस मिशन का नेतृत्व जॉर्डन गुड्रो कर रहे थे, जिन्होंने शासन गिराने के लिए विपक्षी नेताओं से समझौता किया था। वे मछली पकड़ने वाली नावों में किनारे पर आए, लेकिन आते ही उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। 8 विद्रोही मारे गए, दर्जनों पकड़े गए, जिनमें 2 अमेरिकी पूर्व ग्रीन बेरेट्स शामिल हैं, जो अब वेनेजुएला में कैद हैं। वॉशिंगटन ने तुरंत इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, और सही भी किया। एसोसिएटेड प्रेस ने योजना का खुलासा किया था और अमेरिकी अधिकारियों ने गुड्रो को मिशन रद्द करने की चेतावनी दी थी। लेकिन अंत में यह घटना वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुई और मादुरो को प्रचार का भरपूर मौका मिल गया। वह टीवी पर आए और इसे अमेरिकी साजिशों का सबूत बताते हुए कहा कि वॉशिंगटन उन्हें मारने और क्रांति को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत तक, यानी 2021 की शुरुआत में, मादुरो अभी सत्ता में बने हुए थे। जुआन गुआइडो की अंतरिम सरकार कभी शासन नहीं कर पाई और विपक्ष समय के साथ बिखर गया। कई देशों ने, जिन्होंने उन्हें मान्यता दी थी, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया जब बदलाव नहीं दिखा। वेनेजुएला आर्थिक तबाही से जूझता रहा और लाखों नागरिक कोलंबिया, पेरू, ब्राजील और अन्य देशों में पलायन करते रहे, जिससे सीरिया जैसी शरणार्थी संकट की स्थिति बन गई। मादुरो जनरलों की वफादारी और रूस, चीन, ईरान, क्यूबा की मदद से बचा रहा, जिन्हें उसने विशेषाधिकार देकर करीब रखा। बाइडेन ने पद संभालने के बाद भी मादुरो को तानाशाह कहा और मुख्य प्रतिबंध जस के तस रखे। लेकिन बाइडेन ने दबाव की बजाय बातचीत चुनी। उनकी सरकार ने गुप्त वार्ताएं शुरू की, इस उम्मीद में कि कम से कम लोकतंत्र की कुछ झलक वापस लाई जा सके। मार्च 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सब बदल गया। अचानक वाशिंगटन को तेल संकट आया, रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा, आपूर्ति रुकी और दुनिया को नया स्रोत चाहिए था। और क्या आप जानते हैं, वेनेजुएला के पास पृथ्वी पर सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो बाइडेन ने एक दांव खेला। मार्च 2022 में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी मादुरो से मिलने चुपचाप काराकास गए। वर्षों बाद यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। अमेरिका तेल प्रतिबंधों में ढील की संभावना देखना चाहता था। अगर मादुरो राजनीतिक रियायतें देते तो वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि वे पुतिन से दूर हो सकते हैं और वेनेजुएला का तेल फिर से बहाल हो सकता है। मादुरो ने अपनी ताकत को भांपते हुए खास स्वागत किया। वह मुस्कुराए। उन्होंने मिराफ्रो के महल में दूतों के साथ फोटो खिंचवाई, कुछ जो 1 साल पहले संभव नहीं था।
मादुरो की मांगें बहुत कड़ी थीं। वह सभी प्रतिबंध हटवाना और अपने राष्ट्रपति पद की मान्यता चाहता था। अमेरिका चाहता था कि स्वतंत्र चुनाव हो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हो। तो हाँ, ज्यादा प्रगति नहीं थी, फिर भी बातचीत शुरू हो गई थी। सद्भावना से वेनेजुएला ने मार्च 2022 में 2 अमेरिकी रिहा किए। बाद में अक्टूबर 2022 में मादुरो ने सिटको से 7 और अमेरिकी नागरिकों को, जिनमें तेल कंपनी के अधिकारी भी शामिल थे, रिहा किया, बदले में अपनी पत्नी के 2 भतीजों की रिहाई के लिए। नार्को नेफ्यूज नामक इस जोड़ी को अमेरिकी अदालत में 1 टन कोकीन तस्करी की कोशिश का दोषी पाया गया। 2022 के अंत तक अमेरिका नया तरीका आजमा रहा था। बाइडेन प्रशासन ने शेवरॉन को वेनेजुएला में सीमित रूप से कच्चा तेल निकालने और निर्यात करने का लाइसेंस दिया। वॉशिंगटन देखना चाहता था कि कुछ प्रतिबंधों में ढील देने से मादुरो सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी या नहीं। वेनेजुएला के लिए, जो पैसों और बाजारों के लिए बेताब था, यह एक जीवन रेखा थी। अमेरिका के लिए यह एक दबाव का साधन था। एक पल के लिए मादुरो ने अपनी भाषा नरम कर ली थी। यहाँ की साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय मादुरो ने निवेश, सहयोग और मेल मिलाप की बात की। अमेरिकी अधिकारियों ने इशारा किया कि अगर वेनेजुएला 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को स्वतंत्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाता है तो और अधिक प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। कई वर्षों में पहली बार यह हल्की सी उम्मीद जगी कि वेनेजुएला का संकट युद्ध या पतन के बजाय बातचीत के जरिए सुलझ सकता है। प्रतिबंधों में राहत का लालच दिया गया था, लेकिन निकोलस मादुरो इस पर अमल करेंगे या नहीं, यह अब भी अनुत्तरित है। 2024 तक वह उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। निकोलस मादुरो और विपक्ष की बातचीत बंद हो गई और कोई नहीं मानता था कि वह निष्पक्ष चुनाव में सत्ता गंवाएंगे। और सच में जब चुनाव का समय आया तो उनके शासन ने सबसे लोकप्रिय विपक्षी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगा दिया और अपनी शर्तों पर चुनावी मुकाबले का मंचन किया। कोई हैरानी नहीं, 2024 के अंत तक मादुरो ने एक और कार्यकाल के लिए जीत की घोषणा कर दी। रिपोर्टों में कहा गया कि यह चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष। विपक्षी नेता जेल या निर्वासन में थे, मीडिया दबा था और चुनाव आयोग सरकार के अधीन था। चुनाव प्राधिकरण ने जीत घोषित की पर नतीजे पूरी तरह जारी नहीं किए। विपक्ष ने अपने अस्थायी उम्मीदवार की जीत का दावा किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई हिस्सों ने समर्थन दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनवरी 2025 तक मादुरो ने फिर शपथ ली। अमेरिका, जहां ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में थे, ने मादुरो की जीत को सिरे से मानने से इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने 2018 में उनकी पुनः चुनाव जीत को खारिज कर दिया था। वॉशिंगटन के लिए मादुरो अब भी अवैध तानाशाह हैं, जो दिखावटी चुनाव और दमन से सत्ता में हैं। 2022-2023 की संधि से बनी सद्भावना खत्म हो गई और अमेरिका के लिए टकराव का मंच तैयार हो गया। ट्रंप 20 ने समय बिल्कुल नहीं गंवाया। यही वह समय था जब उन्होंने 8 लैटिन अमेरिकी आपराधिक समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसमें वेनेजुएला का समूह भी था। त्रेंदे अरागुआ हाल तक इस क्षेत्र के बाहर कम जाना जाता था। करीब 1 दशक पहले वेनेजुएला की एक जेल में जन्मा त्रेंदे अरागुआ अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट बन गया। वे हर तरह के अपराधों में शामिल थे, ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी, वसूली, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार त्रेंदे अरागुआ कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और प्रवासी मार्गों से अमेरिका तक फैल गया है। त्रेंदे अरागुआ के सदस्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में दिखाई दे रहे हैं, जो अपने देश से भाग रहे हताश वेनेजुएलाई प्रवासियों की लहरों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। यह ट्रंप के सीमा एजेंडा से मेल खाता है, जिसमें गिरोहों पर सख्ती और सीमा कड़ी करने की बात है। वे वेनेजुएला के पतन को दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों की बढ़ती संख्या से बार बार जोड़ते रहे। कम्युनिस्ट तानाशाहों और कार्टेल्स को उस लहर को उत्तर की ओर धकेलने के लिए दोषी ठहराकर उन्होंने कड़े सीमा नियंत्रण और सख्त प्रवर्तन को सिर्फ आव्रजन नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में पेश किया। मादुरो सरकार कहती है वॉशिंगटन के पास सबूत नहीं है और अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण के लिए सत्ता बदलना चाहता है। काराकास का कहना है कि अमेरिका में फैल रहा अवैध फेंटानिल वेनेजुएला से नहीं, बल्कि चीनी केमिकल्स इस्तेमाल करने वाले मैक्सिकन कार्टेल से आता है। तकनीकी रूप से वेनेजुएला फेंटानिल का बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन यह कोलंबियाई कोकीन का ट्रांजिट रूट है। यहीं अमेरिका का मादुरो के खिलाफ मामला और तेज हो जाता है। अब यह कहने के बाद बहुत सारे परिस्थितिजन्य सबूत हैं कि मादुरो के करीबी लोग और शायद खुद मादुरो भी ड्रग तस्करी में गहराई तक शामिल रहे हैं। सालों के दौरान कई वेनेजुएलाई जनरल, जिनमें एक पूर्व रक्षा मंत्री और सैन्य खुफिया के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं, अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोपित किए गए हैं या विदेशों में तस्करी की साजिशों में पकड़े गए हैं।
कार्टेल ऑफ द सन शब्द सीधे वेनेजुएला जनरलों के नेटवर्क से आया है। वेनेजुएलाई सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी अपने कंधे की पट्टियों पर सूरज के आकार का प्रतीक पहनते हैं जो उनके पद को दर्शाता है। जांचकर्ताओं ने पाया कि जिन अधिकारियों पर कोकीन तस्करी और सुरक्षा रैकेट के आरोप लगे उनकी वर्दी पर सूरज के निशान थे। इसी तरह कार्टेल ऑफ द सन उपनाम उनके सैन्य पद और वेनेजुएला से कोकीन तस्करी में भूमिका को दर्शाता है। फिर वह पारिवारिक संबंध है जो मैंने पहले बताया था। 2015 में मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरेस के 2 भतीजे हैती में डीईए की छापेमारी में गिरफ्तार हुए थे। 800 किलो कोकीन ले जाते पकड़े गए थे। उन्हें अमेरिकी अदालत में दोषी ठहराया गया और कई साल जेल में रहे। 2022 में अदला बदली हुई। क्या कोई मान सकता है कि राष्ट्रपति को नहीं पता था कि उनका परिवार इस धंधे में है? वेनेजुएला के सरकारी हवाई अड्डे को भी राष्ट्रपति परिवार की तस्करी से जोड़ा गया है। और अगर यही शासन के सबसे ऊपर की सड़ांध नहीं है तो फिर और क्या है? इसी वजह से जब उन कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, मादुरो पर नेतृत्व या संरक्षण का आरोप लगने पर अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता था। बल प्रयोग की धमकी भी उनके शासन के खिलाफ नैतिक रूप से उचित मानी गई। आखिर कौन नार्को आतंकवादी तानाशाह का बचाव करेगा? यह संप्रभुता के मुद्दे को भी अनदेखा करता है। अगर आप दुनिया को यह समझा सकते हैं कि आपका निशाना कोई वैध राष्ट्राध्यक्ष नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के कपड़ों में एक माफिया डॉन है जिसकी नेटवर्क हर साल लगभग 10,000 अमेरिकियों की जान ले रही है, इसीलिए उसे पकड़ने के ऑपरेशन आक्रमण नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन जैसे लगते हैं। 1989 में अमेरिका ने पनामा के जनरल मैनुएल नोरिएगा पर ड्रग्स के आरोप लगाकर यही किया था। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने ऑपरेशन जस्ट कॉज में 27,000 सैनिक भेजे थे। उन्होंने नोरिएगा को सत्ता से हटाकर मियामी ले गए, जहां उसने बाकी जिंदगी जेल में बिताई। वॉशिंगटन को इससे जैसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं होगा कि वह वही रणनीति फिर से अपनाए, इस बार मादुरो के साथ। आखिर में वेनेजुएला पर सख्ती फ्लोरिडा में अच्छा असर डालती है। यहाँ वेनेजुएला के निर्वासित और क्यूबन अमेरिकी रहते हैं जो समाजवाद से नफरत करते हैं। मादुरो बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। उनके अनुसार यह यहाँ की साम्राज्यवाद 2.0 है, वेनेजुएला का तेल लेने और कठपुतली सरकार बनाने की वही साजिश। इस कहानी में तेल को अनदेखा करना मुश्किल है। 20वीं सदी में वेनेजुएला अमेरिका का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा, लेकिन चावेज और मादुरो के शासन में और खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वह कच्चा तेल अब ज्यादातर चीन, भारत और गुप्त अवैध रास्तों से जाता है जो प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाए गए हैं। 1990 के दशक के अंत में वेनेजुएला रोज 30 लाख से ज्यादा बैरल तेल निकालता था। 2013 में यह करीब 23 लाख बैरल था, पर 2020 में घटकर 50,000 80,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। 2023 से 2025 के बीच औसतन 80,000 90,000 बैरल प्रतिदिन है। उद्योग पूरी तरह तबाह हो चुका है। देश में अब से सिर्फ 1-2 ड्रिलिंग रिग्स सक्रिय हैं, जबकि एक दशक पहले 80 से ज्यादा थे। अगर कल सभी प्रतिबंध हट भी जाएं, वेनेजुएला तुरंत तेल बाजार में नहीं ला सकता। इसमें वर्षों का निवेश लगेगा। फिर भी एक ऐसी दुनिया में जहां तेल की भारी मांग है और कीमतें अस्थिर रही हैं, खासकर रूस के युद्ध और ओपेक के फैसलों के कारण, वेनेजुएला का तेल एक बहुत बड़ी संपत्ति है। अमेरिका, चीन और अन्य देश भी यह जानते हैं। अमेरिका के लिए वेनेजुएला का तेल पश्चिमी आपूर्ति में लौटना बड़ी जीत है। यह तेल वैश्विक बाजार में पहुंचना चाहिए, न कि चीन के संदिग्ध सौदों या अव्यवस्थित शासन की वजह से कम उत्पादन में फंसा रहना चाहिए। और यही वजह है कि आज वेनेजुएला को सहारा देने वाली असली जीवन रेखाएं सिर्फ चीन और रूस हैं, जो मादुरो की सरकार को तब भी जिंदा रखे हुए हैं जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। बीजिंग ने पिछले 15 वर्षों में वेनेजुएला में दर्जनों अरब डॉलर झोंक दिए हैं, ज्यादातर ऐसे ऋणों के रूप में जो तेल के बदले दिए गए हैं और जिन्हें काराकास चुकाने के लिए जूझ रहा है। एक चीनी निजी कंपनी ने 20 साल का समझौता किया है, जिससे 2026 तक रोज 60,000 बैरल तेल बनेगा। रूस की रोसनेफ्ट ने $1 अरब से ज्यादा निवेश कर काराकास को गुप्त रूप से तेल बेचने में मदद की है। तो जब अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला के तट के पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी, तो बीजिंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। चीन की ऊर्जा सुरक्षा कुछ आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है, जिनमें वेनेजुएला शामिल है। इसी वजह से बीजिंग ने तुरंत एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की, जिसमें अमेरिकी सैन्य जमावड़े की निंदा की गई और जोर देकर कहा गया कि कोई भी देश वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बल प्रयोग न करे और न ही उसकी धमकी दे। मौके का फायदा उठाकर
मादुरो ने चीन से अपनी दोस्ती और दिखानी शुरू की। हाल ही में शिक्षक कांग्रेस में भाषण के दौरान उन्होंने नया हुआवे स्मार्टफोन दिखाया और कहा कि यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तोहफा है, जिससे वह कभी भी सैटेलाइट फोन से उनसे बात कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए मादुरो ने फोन में मजाकिया अंदाज में निहाओ शी भी कहा, जिसका मतलब मंदारिन में हेलो धन्यवाद होता है। यह मजाकिया था, पर इसमें संदेश था कि चीन उसके साथ है। पिछले हफ्ते काराकास में चीन के राजदूत ने मादुरो से मिलकर साझेदारी की प्रगति का जश्न मनाया। मादुरो ने सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, एआई में प्रगति की सेखी बघारी और चीन को वेनेजुएला की बहन बताया। फिर भी असली समर्थन होने पर भी चीन की सीमाएं हैं। ट्रंप के टैरिफ, युद्ध और अर्थव्यवस्था को गति देने के संघर्ष के चलते चीन वेनेजुएला पर वॉशिंगटन से सीधे टकराव नहीं चाहता। तो हाँ, चीन अमेरिकी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करेगा, कूटनीतिक आपत्ति जताएगा और चुपचाप वेनेजुएला से व्यापार बढ़ाएगा, लेकिन शारीरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। रूस मॉस्को यूक्रेन में फंसा है और उसके संसाधन व ध्यान वहीं खर्च हो रहे हैं, लेकिन रूस का वेनेजुएला के साथ सैन्य सहयोग भी है। हाल के वर्षों में उन्होंने काराकास में बम वर्षक भेजे, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए और मॉस्को अमेरिका को जहां भी संभव हो परेशान करना चाहता है। रूसी अधिकारी मादुरो को मजबूती से टिके रहने को कह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रूस वेनेजुएला को सैन्य उपकरण भेज सकता है। अगर अमेरिका तनाव बढ़ाता है तो रूस वेनेजुएला को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। कुछ इस तरह, ठीक है, हम वेनेजुएला से पीछे हट जाएंगे अगर आप यूक्रेन से पीछे हटते हैं। वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में रूस के पास मौजूद कुछ गिने चुने पत्तों में से एक है। अगर तनाव वाकई बढ़ गया तो वेनेजुएला में युद्ध लंबा और भयानक हो सकता है। वेनेजुएला की आबादी लगभग 3 करोड़ है और उसकी सेना भ्रष्टाचार व उपेक्षा के बावजूद अभी भी बड़ी है। करीब 10,000 जवान, जिनमें स्पेशल फोर्सेस, बख्तरबंद और वायु रक्षा इकाइयां हैं। और फिर निकोलस मदुरो का यह दावा है कि उनके पास 40 से 50 लाख मिलिशिया सदस्य हैं। असल में सक्रिय सशस्त्र मिलिशिया की संख्या इससे काफी कम हो सकती है, लेकिन 40 लाख का एक हिस्सा भी विदेशी हस्तक्षेप को जटिल बना सकता है। कोलंबिया के एजर्सितो दे लिबरेशन नेशनल जैसे गुरिल्ला समूह वेनेजुएला में सरकार की मंजूरी से खुलेआम काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने उलझे हो सकते हैं। यह 2003 का इराक नहीं होगा, जहां अमेरिकी सेना कुछ हफ्तों में बगदाद में घुस गई थी। काराकास एक घना और फैला हुआ राजधानी शहर है, जहां युद्ध का मतलब लंबी बगावतें, बेरहम शहरी लड़ाई और थकाने वाली गली गली की जंग हो सकती है। युद्ध के मैदान से हटकर मानवीय कीमत बहुत अधिक होगी। लाखों शरणार्थी वेनेजुएला से कोलंबिया, ब्राजील और अन्य देशों में जाएंगे, जिससे पहले से पलायन झेल रहे पड़ोसी देशों पर और दबाव बढ़ेगा। क्या वॉशिंगटन वाकई इतना आगे बढ़ने को तैयार है? शायद अभी नहीं। अभी विध्वंसक जहाज और हमला पनडुब्बी की तैनाती अधिकतर नाकाबंदी या संगरोध की तैयारी जैसी है। शायद ड्रोन और निगरानी साधनों द्वारा समर्थित कार्टेल या सैन्य ठिकानों पर सीमित हमले की कार्रवाई हो सकती है। मादुरो असममित रणनीति अपना सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार के गैर राज्यीय संगठनों से संबंध हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला के कोलंबियाई विद्रोही समूहों के साथ संबंध हैं और वेनेजुएला में लेबनानी हिजबुल्ला के ऑपरेटिव से जुड़े होने के भी आरोप हैं। एक डरावने परिदृश्य में अगर मादुरो को सच में लगे कि उन्हें हटाया जाने वाला है, तो वह या उनके सहयोगी विघटनकारी गतिविधियों को प्रायोजित कर सकते हैं। साइबर हमलों, पड़ोसी देशों में अशांति या अमेरिकी हितों के खिलाफ बदले में आतंकवादी हमले जैसी कोई भी घटना हो सकती है। जब नेताओं को अस्तित्व पर खतरा लगता है, वे अक्सर हताशा में कठोर कदम उठाते हैं और इसका खामियाजा आम वेनेजुएला वासी भुगतते हैं। उन्होंने पहले ही कई सालों तक हाइपर इन्फ्लेशन, बिजली कटौती, खाने की कमी और दमन झेला है। आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वो है कि उनका देश किसी प्रॉक्सी युद्ध का मैदान बन जाए या इससे भी बुरा सीधा युद्ध हो जाए। कुछ वेनेजुएला वासी तो कड़वी मजाक में कहते हैं कि शायद अमेरिकी आक्रमण कम से कम डॉलर और नौकरियां तो लेकर आएगा, लेकिन उस मजाक के पीछे थकावट छुपी है। तो अब हम कहां खड़े हैं? सच कहूं तो बिल्कुल किनारे पर। अभी भी कूटनीतिक रास्ते खुले हैं। फ्रांस, स्पेन और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चुनाव के बदले प्रतिबंधों में ढील और इनाम हटाने का प्रस्ताव दिया है। यहाँ तक कि वेटिकन, जिसने पहले भी मध्यस्थता की है, शायद हालात को शांत करने की कोशिश कर रहा है। मादुरो ने भी हाल ही में इशारा किया कि वह संवाद के लिए तैयार हैं। आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी युद्धपोत आक्रमण की तैयारी में है या सिर्फ शतरंज के मोहरे।
डराने, दबाव बनाने और मादुरो को यह याद दिलाने के लिए कि शायद अब उनका समय सच में खत्म होने वाला है।